हम्म तो हमारा आज का टॉपिक है क्लोजिंग ऑफ अकाउंट, फाइनलाइजेशन ऑफ अकाउंट या क्लोजिंग ऑफ अकाउंट। मार्च क्लोजिंग सुना है आप लोगों ने? ठीक है। तो जो फाइनेंशियल ईयर होता है हमारा, अप्रैल से मार्च होता है। ठीक है। अब अप्रैल टू मार्च जो डेली अकाउंटिंग हम रिकॉर्ड करते हैं उसको बोलते हैं बुक कीपिंग। क्या बोलते हैं? बुक कीपिंग हुआ। आपने सारे रिकॉर्ड, परचेज, सेल, क्रेडिट नोट, डेबिट नोट, परचेज रिटर्न, सेल रिटर्न, बैंकिंग ट्रांजेक्शन, उसके साथ जीएसटी, जो भी आपने फिल्टर किया, कॉलमनर किया, वेरिफिकेशन किया, पार्टियों के अकाउंट मिलाए, ठीक है, मंथली रिटर्न डाले, ये सब डेली बेसिस पे, मंथली बेसिस पे आपके साल भर वर्किंग चलती है। ठीक है। अब जब 31 मार्च आपका फाइनेंशियल ईयर क्लोज हो जाता है तो उसके नेक्स्ट ईयर कौन सा ईयर शुरू हो जाता है? असेसमेंट ईयर। जो अगला साल होता है वो असेसमेंट ईयर। अब जैसे आपने साल भर इस पढ़ाई की तो आपका एग्ज़ाम जो होता है वो आपका असेसमेंट है कि आपने साल भर क्या किया। क्लियर? तो यहाँ भी होता है, आपने बिजनेस किया, ट्रांजेक्शन किए, लेन देन किए, आपका रिजल्ट देखना है कि अल्टीमेटली साल भर किया क्या आपने। हर बिजनेसमैन ये देखना चाहता है। ठीक है। फिर सब चीज़ का वेरिफिकेशन भी होता है। वेरिफिकेशन की बात है, सबसे पहले आपने किया क्या, तो उसमें आपको 3 स्टेटमेंट बनाने होंगे। पहला होगा ट्रेडिंग अकाउंट, नाम से क्लियर है, ट्रेडिंग अकाउंट। ठीक है। दूसरा आएगा P&L यानी प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। ठीक है। तीसरा आएगा बैलेंस की शीट। अब देखिए, इसमें हम अकाउंट बोल रहे हैं, इसमें भी प्रॉफिट लॉस अकाउंट बोल रहे हैं, लेकिन इसमें शीट बोल रहे हैं। मैं थ्योरी और प्रैक्टिकल को इंटीग्रेट करके बताऊंगा। ठीक है, दोनों चीज़ें साथ साथ चलेगी। तो ट्रेडिंग अकाउंट, अब इसमें ब्रैकेट में लिखा रहेगा फॉर द ईयर एंडिंग, जैसे 31/3 अभी 24, या अभी नया जो करंट ईयर चल रहा है वो 31/3/25। ठीक है। तो फॉर ईयर एंडिंग 25, फॉर द ईयर एंडिंग 25, एज ऑन 31 मार्च। तो ये ट्रेडिंग अकाउंट पूरे साल का, प्रॉफिट लॉस पूरे साल का, बैलेंस शीट एक दिन की, आखिरी दिन की, फाइनेंशियल ईयर के अंतिम दिवस की बैलेंस शीट। ठीक है। अब यहाँ पर समझना ज़्यादा है, चीज़ों को अच्छे से समझना है। ठीक है बेटा। तो ट्रेडिंग अकाउंट में क्या आएगा? सबसे पहले 1/4 का ओपनिंग स्टॉक। ठीक है। फिर साल भर आपने कितना परचेस किया, पूरे साल का। तो अगर नेट परचेस लेना हो तो परचेस रिटर्न आप माइनस कर देंगे इसमें। ठीक है। फिर टोटल आपकी साल भर की सेल्स, नेट सेल के लिए सेल्स रिटर्न माइनस। ठीक है। और यहाँ आ जाएगा क्लोजिंग स्टॉक। ये साल के पहले 1 अप्रैल का, ये लास्ट डे का। कैश बैलेंस भी ऐसे मेंटेन करते हो, आज का मॉर्निंग का ओपनिंग बैलेंस, कैश इन हैंड, पूरे दिन भर के रिसिप्ट, पूरे दिन भर के पेमेंट्स एंड कैश इन हैंड क्लोजिंग। ठीक है। तो ये ट्रेडिंग है, आपने ट्रेडिंग की मतलब खरीदी बिक्री करी, तो ये ट्रेडिंग का लेजर है। ये लेजर है, अकाउंट यानी लेजर। ठीक है। तो ये अमाउंट कहाँ से आया? आपके परचेस लेजर से आया, उसको उठा के आपने यहाँ रख दिया। ठीक है। इसमें एक चीज़ और मिसिंग है, टेली में आप एंट्री करते थे एक्सपेंसेस की, तो ग्रुप क्या डालते थे? डायरेक्ट एक्सपेंसेस या इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस। अब यहाँ उसका बेस समझ में आएगा। ये डायरेक्ट एक्सपेंसेस, तो चूंकि लेजर है, अब इसका बैलेंस निकालेंगे
तो बैलेंस अगर क्रेडिट बैलेंस आएगा तो आपको मिलेगा ग्रॉस प्रॉफिट, और डेबिट बैलेंस आया तो आपको मिलेगा ग्रॉस लॉस। आ रहा है ख्याल में? ठीक है, वीडियो रिकॉर्ड हो रहा है ना? ठीक है, ध्यान रखिएगा। ठीक है, न्यू अदर स्टूडेंट्स को उसका बेनिफिट मिलना चाहिए ना, उसी के लिए मैं रिकॉर्ड किया रहा हूँ। यहाँ तक क्लियर है क्या? आपने ट्रेडिंग की, आपके पास स्टॉक कितना था साल भर और कितना माल आया, नेट परचेस कितनी हुई, साल भर में आपने कितना माल बेचा, आपका 31 तारीख का क्लोजिंग स्टॉक कितना था, इस माल पे खर्चा कितना हुआ, ये बैलेंस निकाल के आपका अगर क्रेडिट बैलेंस हुआ, सेल में CP प्लस प्रॉफिट रहता है, सेल में आपका प्रॉफिट जुड़ा रहता है कि नहीं रहता है, यही वो बैलेंस है जो यहाँ आता है ग्रॉस प्रॉफिट। तो भी ये ग्रॉस प्रॉफिट है। अब आगे बढ़िए, ये ग्रॉस प्रॉफिट है ना, ये बैलेंस CD होता है, इस बैलेंस को आप यहाँ BD ले आएंगे, GP प्रॉफिट लॉस में शिफ्ट करेंगे, BD कैरी फॉरवर्ड, कैरी डाउन, ब्रॉट डाउन, ये ग्रॉस प्रॉफिट यहाँ शिफ्ट हो जाएगा। अब यहाँ आपके प्रॉफिट लॉस के डेबिट में जाएंगे इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस, और क्रेडिट में आएंगे इनडायरेक्ट इनकम्स। आ रहा है ख्याल में? तो इस ग्रॉस प्रॉफिट में एक्सपेंसेस माइनस होंगे, इनकम प्लस होके अब जो क्रेडिट बैलेंस आएगा वो आएगा नेट प्रॉफिट, जो कि आपके पॉकेट में आ रहा है, और ये CD2 कहाँ हो जाएगा, आपका कैपिटल में जुड़ेगा। इस पे प्रोप्राइटर का अधिकार है, और प्रोप्राइटर का बिजनेस में खाता कौन सा है, कैपिटल अकाउंट, ये उसमें जुड़ जाएगा। तो आपकी कैपिटल इतने प्रॉफिट से बढ़ गई, और लॉस होगा तो घट जाएगी, माइनस हो जाएगा अगर इधर बैलेंस हो। तो अब ये अच्छा, अगर आप यहाँ पर डायरेक्ट एक्सपेंसेस नहीं लिखेंगे ना, तो उतने से ग्रॉस प्रॉफिट बढ़ जाएगा, तो डायरेक्ट एक्सपेंसेस भी आप थोड़ी देर के लिए यहाँ ले आए अपन, तो नेट प्रॉफिट सेम आएगा, ये बढ़ जाएगा लेकिन इतना माइनस यहाँ हो जाएगा, तो नेट प्रॉफिट दोनों केस में सेम आएगा। तो ये अलग अलग करने की आवश्यकता क्यों? अब यहाँ पर एक सवाल आता है, क्यों? मैं इतना माल खरीदे इतना बेच रहा हूँ और उस पर इतना कमा रहा हूँ, अब वो उस बिजनेस करते करते मेरे इतने खर्चे भी हैं, तो खर्चे घटा के मेरे पॉकेट में इतना नेट प्रॉफिट आ रहा है। एकदम सीधा गणित है कि मैं इतने में खरीद रहा हूँ, इतने में बेच रहा हूँ। ठीक है, अगर मेरा फर्नीचर का काम है, ठीक है, एक टेबल में 5,000 रुपये में खरीद रहा हूँ, कहाँ से, कलकत्ता से, ठीक है, रायपुर में 8,000 रुपये में बेच रहा हूँ, तो मेरा प्रॉफिट कितना है, डिफरेंस दिख रहा है 3,000 रुपये। तो क्या वो 3,000 मेरे पॉकेट में आ रहा है? नहीं। तो अब इस स्टेज में ग्रॉस प्रॉफिट कहाँ होगा, नेट प्रॉफिट कहाँ होगा? कलकत्ता से वो टेबल ट्रांसपोर्टेशन से रायपुर आएगा, खर्चा हुआ, तो रायपुर पहुंच के वो टेबल मुझे कितने में पड़ा, सपोज 500 रुपया भाड़ा लगा एक टेबल पे। हम एक छोटा सा एक सिंपल एग्जांपल लेते हैं ना, रायपुर पहुंच के वो 5,000 का टेबल 500 भाड़े सहित 5500 में पड़ा। आया ख्याल में? तो मेरा ग्रॉस प्रॉफिट कितना हुआ, 8,000 में बेचा मैंने, 2,500 रुपये, 8,000 में बेचा, 5,000 में परचेस का बिल था, मैंने एंट्री की है, देखिए 5,000, ठीक है, और 8,000 में बेचा तो दिख रहा है 3,000, बट ट्रांसपोर्ट भाड़ा लगा था, तो वो डायरेक्ट एक्सपेंसेस है, क्योंकि मेरे प्लेस ऑफ सप्लाई तक या रायपुर मेरे शॉप या गोडाउन तक पहुंचने में उसको जो माल भाड़ा लगा वो डायरेक्ट एक्सपेंसेस, तो मुझे वो रायपुर पहुंच के वो टेबल 5500 में पड़ा, तो इसलिए ये 500 जो परचेस के गैरेज भाड़ा था वो आपका डायरेक्ट एक्सपेंसेस, इसलिए उसको ट्रेडिंग अकाउंट में लिखा जाता है, ताकि आपका ग्रॉस प्रॉफिट
तो अगर 8 में से 5 करेंगे तो 3000 ग्रास प्रॉफिट नहीं है, माल भाड़ा घटाना पड़ेगा, तो 2500 आपका ग्रास प्रॉफिट। ठीक है। अब मेरी दुकान है ना, मेरी फर्नीचर की दुकान है, तो दुकान में दुकान का किराया है, स्टाफ का खर्चा है, बिजली बिल है, ग्राहक आते हैं देखते हैं, तो वो सब सेल के खर्चे हैं, वो इनडायरेक्ट हो गए। अब मैंने सेल चालू कर दिया, टेबल यहाँ तक पहुँच गया 5500 रुपये में, तो डायरेक्ट एक्सपेंसेस। अब यहाँ जब बिकने के लिए तैयार है तो बिकने के मीटर चालू है खर्चा, दुकान का किराया मान लीजिए, बिजली बिल मान लीजिए, एक स्टाफ रखा हूँ, चाय पानी का खर्चा, ग्राहकों को चाय पिलाऊंगा, जो भी है। तो अब ये सेल प्रोसेस के खर्चे इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस। ठीक है। तो एक्सपेंसेस वर्डिंग पे मत जाइएगा, कोर्स के हिसाब से आप ये देखिएगा कि किस स्टेज में खर्चा है वो। बिजली बिल डायरेक्ट भी हो सकता है, जैसे प्रोडक्शन है, फैक्ट्री है, तो फैक्ट्री का रॉ मटेरियल, प्रोडक्शन का खर्चा और सारे खर्चे वो डायरेक्ट एक्सपेंसेस होते हैं। परचेज प्लस मैन्युफैक्चरिंग एक्सपेंसेस दोनों डायरेक्ट होते हैं, क्योंकि वो उसकी लागत बताते हैं कि आपकी कॉस्ट कितनी निकली। तो इस परचेज में ये कॉस्ट जोड़ रहे हैं अपन, ये 5000 का टेबल है, 500 खर्चा, 5500, 8000 में बिका, 2500 रुपया जीपी। ठीक है। फिर ये एक टेबल के पीछे एवरेज लाइट बिल, स्टाफ का खर्चा, बिजली बिल मिला के 500 हुआ, तो 500 फिर यहाँ आएगा इनडायरेक्ट, 5500 यहाँ आ जाएगा, बाकी खर्चे 500 यहाँ आ जाएंगे, एवरेज की बात कर रहे हैं अपन। तो नेट प्रॉफिट आपके पॉकेट में आया 2000 रुपये। ऐसा बिजनेस होता है। अब प्रैक्टिकल कभी कभी क्या होता है, इधर ग्रॉस प्रॉफिट आता है, खर्चे ज़्यादा हो जाने से इधर नेट लॉस हो जाता है। आ रहा ख्याल में? पिक्चर क्लियर है? एकदम ओपन माइंड होके चीज़ों को देखिए, समझिए, उसको इमेजिन कीजिए, कल्पना कीजिए, एक बिजनेसमैन की तरह सोचिए, एक प्रोफेशनल अप्रोच की तरह सोचिए। आ रहा है ख्याल में कि नहीं? तो ये मैं कोर्स के हिसाब से नहीं, ओवरऑल बता रहा हूँ। एज ए अकाउंटेंट अब आपका माइंड खुलना चालू होना चाहिए। अभी तक आप बुक कीपिंग असिस्टेंट अकाउंटेंट थे, एंट्री कर दिया, जीएसटी वेरीफाई कर दिया, रिटर्न डाल दिया, आप असिस्टेंट अकाउंटेंट थे। अब अकाउंटिंग जोन में आप कवर कर रहे हैं, एंट्री कर रहे हैं। आ रही बात ख्याल में? यहाँ तक क्लियर है? कोई कंफ्यूजन? सर, डिस्काउंट परचेज करते समय मिलेगा, वो किस में जाएगा, डायरेक्ट में जाएगा कि इनडायरेक्ट में? परचेज पे डिस्काउंट, दोनों डिस्काउंट यहाँ जाएंगे, वो लागत थोड़ी ना है। अच्छा, परचेज करते समय डिस्काउंट बोल रहे हो, ट्रेड डिस्काउंट, परचेज वाला डिस्काउंट यहाँ जाएगा, डायरेक्ट इनकम है। परचेज से रिलेटेड चाहे एक्सपेंसेस हो चाहे इनकम हो, वो डायरेक्ट रहेगा, क्योंकि उसकी लागत घटाएगा ना फिर, कि नहीं? आ रहा ख्याल में? तो यहाँ तक ठीक है? अब क्लियर है अच्छे से? अब आपका ट्रेडिंग अकाउंट भी बन गया, प्रॉफिट लॉस बन गया, नेट प्रॉफिट कमा लिया। अब बैलेंस शीट पे आते हैं अपन। ठीक है। बैलेंस शीट में लेफ्ट साइड जनरली लायबिलिटीज रहती है और राइट साइड असेट्स रहते हैं, फॉर्मेट ऐसा है। वैसे इधर उधर भी हो सकता है किसी केस में असेट्स। तो जितने आपके साल भर के डेबिट बैलेंस हैं वो असेट साइड आएंगे, जितने क्रेडिट बैलेंस है वो लायबिलिटी में जाएंगे। फॉर एग्जांपल कैपिटल क्रेडिट में रहता है, इसमें ये प्रॉफिट जुड़ जाएगा। सन्ड्री क्रेडिटर क्रेडिट बैलेंस, आपने लोन लिया है, लायबिलिटीज, होम लोन, जितने भी लो, पर्सनल लोन, सिक्योर्ड लोन, अनसिक्योर्ड लोन। सिक्योर्ड अनसिक्योर्ड क्लियर है? क्या होते हैं सिक्योर्ड और अनसिक्योर्ड लोन? सिक्योर्ड लोन जो बैंक से लेते हैं, बैंक से लेते हैं। अनसिक्योर्ड पार्टी से क्रेडिटर लोन से लेंगे। नहीं, इसको और रिफाइन करते हैं अपन। सिक्योर्ड लोन वो होते हैं जो सिक्योरिटी दे के लिए जाते हैं, मतलब गारंटी दे के लिए जाते हैं, प्रॉपर्टी या कुछ गोल्ड, सिक्योरिटी के अगेंस्ट में लिए गए लोन, गारंटी दे के लिए गए लोन सिक्योर्ड लोन। अब वो बैंक भी हो सकती है, दूसरी ऑर्गेनाइजेशन भी हो सकती है, जरूर नहीं बैंक हो, तो आपकी डेफिनेशन थोड़ी सीमित है। ठीक है।
सिक्योरिटी दे के लिए गए लोन, सिक्योर लोन। अनसिक्योर्ड जो बिना सिक्योरिटी दिए लोन, तो अपने रिश्तेदारों से, फैमिली मेम्बर से, दोस्तों से लिए गए लोन जिसमें कोई सिक्योरिटी नहीं रहती, कोई एडवांस वगैरह नहीं रहता, प्रॉपर्टी मॉर्गेज नहीं रहती, वो अनसिक्योर्ड लोन। तो लोन लोन है, लायबिलिटी है, जो भी चुकाना है, जो भी मार्केट में देना है वो इधर जो है और लेना है, जो हमारा है, हमारे पास है बिजनेस में, और जो मार्केट से लेना है। तो है जैसे आपके फिक्स एसेट, ठीक है, और जो रेगुलर होते हैं करेंट एसेट, करेंट लायबिलिटी, करेंट एसेट, जिनकी जो करेंट में डेली रेगुलर मूवमेंट्स होते हैं, रिकरिंग होते हैं, करेंट एसेट भी होते हैं, करेंट लायबिलिटीज भी होती है। जैसे सिंडिकेटर करेंट लायबिलिटीज में आते हैं, रेगुलर आप उनको लेन देन करते रहते हो तो उनमें वेरिएशन चलता रहता है। डेबिटर भी सेल करते हो, पेमेंट आता है, सेल करते हो, पेमेंट आता है, एक साल के अंदर उनकी लाइफ रहती है मैक्सिमम, उसमें वेरिएशंस आते हैं, तो वो करेंट एसेट्स, ठीक है, करेंट एसेट्स। बैंक बैलेंस, कैश बैलेंस, सन्डी डेबिटर्स, ठीक है। फिर इन्वेस्टमेंट होते हैं, कुछ आपने इन्वेस्ट किया हो, इन्वेस्टमेंट हो गए, कुछ आपने कहीं डिपॉजिट्स रखे हों, ये सब डेबिट में आते हैं, ठीक है। तो ये जब दोनों तरफ लिख लेंगे और दोनों का जो टोटल करेंगे वो टोटल आना चाहिए इक्वल, ठीक है। तो अब ये वर्किंग का बेस क्या है? बेस है आपका ट्रायल बैलेंस। ट्रायल बैलेंस में आपको याद है डेबिट क्रेडिट सारे अकाउंट के नाम लिखते हैं और बैलेंस लिखते हैं, ठीक है। तो यहीं से उठा के आप अकाउंट को प्लेस करते हो, परचेज सेल ट्रेडिंग में ले जाएंगे, ओपनिंग क्लोजिंग स्टॉक ट्रेडिंग में ले जाएंगे, डायरेक्ट एक्सपेंसेस यहाँ ले जाएंगे, इनडायरेक्ट एक्सपेंस इनकम यहाँ ले जाएंगे। अब जो बच गए उनको बैलेंस शीट में ले जाएंगे, डेबिट वाले इधर ले जाएंगे, क्रेडिट वाले लायबिलिटी में ले जाएंगे। टोटल इक्वल आना चाहिए, ये नहीं आ रहा है मतलब कहीं ना कहीं मिस्टेक है। जैसे ट्रायल बैलेंस भी आपका दोनों तरफ टोटल इक्वल आता है, इक्वल क्यों आ जाता है? टोटल इक्वल कैसे आ जाते हैं दोनों तरफ? दोनों तरफ तो अमाउंट अलग अलग है, फिर फाइनल इक्वल क्यों आता है? क्योंकि डबल एंट्री सिस्टम है, ठीक है। हर जनरल एंट्री में आप दो ट्रांजेक्शन करते हो, दोनों तरफ अमाउंट सेम रहता है, तो चाहे टोटल मेथड में जाइए चाहे बैलेंस मेथड में जाइए, इक्वल रहेगा। क्लियर है? ये फॉर्मेट क्लियर है, ठीक है। अभी मैं कंसेप्ट क्लियर कर रहा हूँ आपको, है ना। इसको आप क्वेश्चन और एग्जाम्पल के माध्यम से एक एक करके जब बनाएंगे तब वो फ्लो में और माइंड में आएगा, ठीक है। तो ये वाला पार्ट है, इसको एनालिसिस करना, समराइज करना, इसको बोलते हैं अकाउंटेंसी। जो मैंने बताया था ना, ये बुक कीपिंग, बुक कीपिंग में डेली एंट्री करना, वेरीफाई करना, जीएसटी, परचेज, सेल, जो भी रोज का रोज काम करना, बुक कीपिंग, असिस्टेंट अकाउंटेंट एज ए कैरियर बता रहा हूँ, ठीक है। अब ये जो होता है अकाउंटेंसी, ठीक है। तो अब दो चीज़ें, अब यहाँ दो पॉइंट हैं। एक तो अकाउंटेंसी में ये चीज़ें आ गई, तो एक क्वेश्चन ये आ रहा है कि हम इसको बोलते हैं फाइनलाइजेशन और क्लोजिंग ऑफ अकाउंटिंग। तो इसमें क्लोजिंग क्या है? इसमें कहाँ क्लोज हो रहा है कुछ भी चीज़, तो क्लोजिंग क्यों बोलते हैं? नंबर वन। और एज ए कैरियर दोनों में क्या डिफरेंस है, हमारी भूमिका, हमारा रोल क्या होना चाहिए, दो चीज़ों पे अपन बेसिकली बात करेंगे। ये फॉर्मेट क्लियर है? बैलेंस शीट का जो 31 तारीख है ना, नेक्स्ट ईयर 1 अप्रैल फिर नया साल चालू होगा कि नहीं होगा? तो ये हो जाएगी आपकी ओपनिंग एंट्री। बैलेंस शीट के बेस पे आप नए साल में ये ओपनिंग होगा। तो अगर ये ओपनिंग होगा तो क्या ये ओपनिंग नहीं होगा? ये अकाउंट क्लोज हो गए, ये अकाउंट क्लोज नहीं हुए, बैलेंसेस अभी तक खड़े हैं, जो कि अगले साल ओपनिंग बनेंगे। तो हमको दो चीज़ें समझनी है, क्लोजिंग एंट्री, ओपनिंग एंट्री, ठीक है। और बुक कीपिंग और अकाउंटेंसी एज ए कैरियर रोल एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड उसका वेटेज। इतना क्लियर है? इसको मिटा दूं मैं?
ओके। पॉज करिए। तो पहला पॉइंट है, हम बुक कीपिंग और अकाउंटेंसी में कंपेयर करेंगे एज ए कैरियर और एज ए रिस्पॉन्सिबिलिटी। ठीक है, तो पहले हम स्किल के बेस पे कंपेयर करते हैं, है ना। इसमें जो जो कंपैरिजन लागू होता है ना, एक थ्योरी है जिसको बोलते हैं पेरेटो प्रिंसिपल। क्या बोलते हैं? पेरेटो प्रिंसिपल होता है 80:20। ठीक है, बिजनेस में बोला जाता है कि आपके 80% आपका जो बिजनेस है ना, 80% टोटल बिजनेस में से 80% बिजनेस 20% आपके रेगुलर और सेटिस्फाई कस्टमर से आता है। 80% बिजनेस सिर्फ 20% सेटिस्फाई कस्टमर से आता है। ठीक है, बाकी 20% बिजनेस 80% अदर कस्टमर से आता है। आ रहा है समझ में? अगर आपकी एनर्जी फोकस नहीं है, अनफोकस्ड है, ठीक है, तो 80% टाइम में आपको 20% ही रिजल्ट मिलेगा। और अगर आप किसी काम में फोकस करेंगे तो 20% एफर्ट से आपको 80% रिजल्ट मिल जाएगा। अगर गोल सेट है, प्लानिंग है, हर चीज़ क्लियर है, तो सिर्फ 20% से आपको 80% रिजल्ट मिल जाएगा। ये पेरेटो प्रिंसिपल। पूरी दुनिया की पूरी पूंजी, 80% पूंजी 20% लोगों के पास है। जो बड़े बड़े उद्योगपति, टाटा, बिरला, अंबानी, और ये लोग 20% प्रयासों से 80% कमाते हैं। पेरेटो प्रिंसिपल व्यवहारिक लग रहा है? नहीं लग रहा है? तब वही चीज़ बुक कीपिंग और अकाउंटेंसी पे लागू होता है। अब आपकी अकाउंटेंसी की जर्नी चालू हो रही है, इसलिए समझना जरूरी है कि इस जर्नी को, इस ट्रेनिंग को कितना सीरियस और सिंसियरली लेने की आवश्यकता है। ठीक है, तो स्किल की बात करें तो बुक कीपिंग में 20% स्किल होती है, सिर्फ 80% जॉब होता है। एंट्री करते रहो, वो जॉब है। डेबिट क्रेडिट समझना, ग्रुप समझना, टेली चला लेना, उसका रेशो सिर्फ 20%। इसमें उल्टा है, इसमें स्किल 80% है, जॉब 20% है। कैसे? ट्रेडिंग अकाउंट में परचेस अकाउंट आया था, पूरा साल भर आपने एक एक एंट्री परचेस की करी, कितना टाइम लगा? एक एक बिल की आपने इन्वेंट्री के साथ एंट्री करी, समय लगा साल भर। उस पूरे साल भर के टोटल एंट्री का टोटल उठा के कहाँ रखना है? ट्रेडिंग अकाउंट में रखना है। ये स्किल है। कितना टाइम लगा? टोटल उठा के, सारे अकाउंट के टोटल उठा के आपने साल भर दिन भर 8-8 घंटे 10-10 घंटे ड्यूटी करके एंट्रियां करी। अकाउंटेंट आया, सबको उठा के इसको ट्रेडिंग में डाल दिया, उसको प्रॉफिट लॉस में डाल दिया, उसको बैलेंस शीट में उठा के डाल दिया, सबके टोटल। कितना टाइम लगा? ये है स्किल। लेकिन किसको कहाँ रखना है ये समझना स्किल है। गेटिंग माई पॉइंट? गुड। टाइम वही है, इसमें 80% टाइम लगता है, इसमें 20% टाइम लगता है। इसकी सैलरी 20 होती है, इसकी 80% होती है। फुल डे काम करेगा 10,000, 15,000, 20,000। हफ्ते में एक बार जाएगा 10,000 ले लेगा। ऐसे 10 पार्टियों क्या चला जाएगा? हफ्ते में 1 बार 2 बार। कंसल्टेंसी, ये एक्सपर्ट है।
ख्याल में आ रहा है? आप सहमत हैं दिल से? लॉजिकली लग रहा है कि नहीं लग रहा है बेटा? तो अब मेन जर्नी चालू हुई। अभी अपन ने जो कवर किया है वो बुक कीपिंग को 20% वेटेज स्किल के हिसाब से, लेकिन टाइम उसमें 80% दिया है। अब समझना ज़्यादा है, स्किल ज़्यादा है, टाइम कम देना है। अब स्किल पे समझना फोकस ज़्यादा है, उसका अभ्यास करना है, समझने पे फोकस करना है। आ रहा है ख्याल में? तो ये हुआ फर्स्ट पार्ट, ठीक है? क्लियर हुआ अच्छे से? तो मेंटली हिसाब से आप प्रिपेयर रहिए और अपने को सिंसियरली वैसा फोकस करिए, पेरेटो प्रिंसिपल, ठीक है? 20% डाल के 80% निकालना सीखिए। तो उस स्टेज को अब आ रहे हैं आप। एक रिस्पॉन्सिबल पर्सन है ये, कौन सी चीज़ कहाँ रखना है, ठीक है ना? एक और एग्जांपल लीजिए, अपन पावर की तारें बिछाते हैं, जब नया सेटअप नया मकान बनता है तो उसका असिस्टेंट आके तारें फिट करके चला जाता है, लेकिन उनको जोड़ने का काम कौन करता है? कौन सी तार कहाँ जोड़नी है वो स्किल है ना। नहीं तो इधर से उधर जुड़ गई तो क्या हो जाएगा? शॉर्ट सर्किट होगा, पूरा आपका वायरें जल जाएगी सब, वहाँ तक आग निकलेगी ट्रांसफार्मर तक। व्यवहारिक है? तो ये स्किल है। हॉस्पिटल का एग्जाम्पल तो कॉमन ही है ना? 10-10 से 12 घंटे कंपाउंडर नर्सें लगे रहते हैं पेशेंट के पीछे, जिसका ऑपरेशन होना है, सारी रिपोर्टें बनाना, ये करना, भर्ती करना, उसको तैयार करना, सारा काम जो है 80% जो है वो पूरा नीचे का स्टाफ देता है। सारी तैयारी वही करते हैं, पूरी रिपोर्टें बनाना, चार्ट बनाना, डॉक्टर आता है आधे घंटे में चीरा मार के ऑपरेशन करके निकल जाता है। स्किल, बट वहाँ तक पहुँचने में उसने 7-8 साल दिए, ये लोग 1 साल का डिप्लोमा करके पहुँच गए। तो उसने वैसा फोकस किया, वैसा इन्वेस्ट किया, वैसा प्रैक्टिस किया, उस माहौल में रहा। रूटीन में भी देखो ना, डॉक्टर आता है, राउंड पे आता है, एक पेशेंट के सामने 2 मिनट रुकता है, सारा चार्ट और सारी फॉलोअप उसके सामने रेडी रहती है। आता है, देखता है, सब है सर स्किल, 2 मिनट में सारा लाइनअप कर देता है, इसका ये दवाई बंद कर दो, इसका ये चालू, इसका ये और टेस्ट करवा लो, इसका ऑपरेशन करवाना पड़ेगा, 2 दिन और ऑब्जर्वेशन में रखो, 2 मिनट एक पेशेंट के सामने। बट वो स्किल, तो अब वो जर्नी अपनी चालू हो गई एज ए अकाउंटेंट। तो अब स्किल पे फोकस करना है, ऐसा सिर्फ ऑपरेटिंग वाला मोड टाइपिंग से काम नहीं चलेगा। क्लियर है ना? एज ए कैरियर अपन बात करते हैं। अब अपन बात करते हैं कि इसमें क्लोजिंग कहाँ है। बताइए, ओपनिंग और क्लोजिंग वाला मैटर कहाँ लागू हो रहा है और कैसे, या हो भी रहा है कि नहीं, उसको थोड़ा समझना है। यस, क्लोजिंग कहाँ है? अकाउंट क्लोज कर रहे हैं ना अपन, फिर बैलेंस शीट का मैं बताया ओपनिंग, अब वो बेस समझना है। तो इस ट्रेडिंग प्रॉफिट लॉस बैलेंस शीट में आपको क्लोजिंग क्या दिखा, क्लोजिंग का जो मीनिंग है, कैसे छन के बाहर आ रहा है, बताइए। अपन ने लेजर बनाया था, ट्रेडिंग अकाउंट, ओपनिंग, परचेस, डायरेक्ट एक्सपेंसेस, सेल्स, ठीक है, क्लोजिंग स्टॉक और जीपी, ये बनाया था, ये लेजर है। अब चलिए इसकी जर्नल एंट्री बनाइए। ट्रेडिंग अकाउंट डेबिट, टू ओपनिंग स्टॉक, टू परचेस, टू डायरेक्ट एक्सपेंसेस। हुआ लेजर जनरल, जनरल लेजर याद है कि नहीं? ये क्लोजिंग जनरल एंट्री है, ये क्लोजिंग का लेजर है। तो क्लोजिंग का क्या मतलब है? ये तो एंट्री है। क्लोजिंग बोलने से क्या, व्हाट डू मीन बाय क्लोजिंग, कुछ गैस करिए। अब ये सेल की एंट्री कैसे हुई? सेल्स अकाउंट डेबिट टू ट्रेडिंग, हुआ कि नहीं हुआ?
क्लोजिंग स्टॉक इसमें जोड़ दो, क्लोजिंग अकाउंट डेबिट टू ट्रेडिंग, इसकी पोस्टिंग यहाँ हुई। अब जनरल लेजर का रिलेशन क्लियर है, तो ये क्लोजिंग जनरल एंट्री, ये क्लोजिंग का लेजर, सेम है दोनों, बेस क्लियर है, इतना मेरे को बताने की जरूरत नहीं है। यहाँ में कोई कंफ्यूजन है क्या? अभी भी क्लोजिंग का मीनिंग आ रहा है क्या बाहर? व्हाट डू मीन बाय क्लोजिंग? क्लोजिंग अकाउंट यानी क्या? ये जनरल एंट्री है, लेजर है, तो क्या क्लोजिंग हो गया? व्हाट डू मीन बाय क्लोजिंग? स्किल की बात की हमने, तो समझना जरूरी है। क्लोजिंग मैं बताता हूँ, ये परचेस का लेजर है, ठीक है। परचेस अकाउंट की जनरल एंट्री क्या होती है? परचेस टू पार्टी, परचेस टू ए, अगर क्रेडिट हुआ तो कैश हुआ तो परचेस टू कैश। सपोज ये 500, ये 1000, ठीक है, ये 1500। मैंने आपको बोला है परचेस का टोटल यहाँ ले जाएंगे आप, ऐसे हुआ है नंबर, आप साल भर का जितने भी होगा टोटल तो यही आएगा ना फाइनल, तो यही टोटल तो अपन यहाँ ले गए क्या? तो ये कैसे ले जा रहे हैं अपन? इसकी पोस्टिंग करिए, ट्रेडिंग अकाउंट डेबिट टू परचेस, इसकी पोस्टिंग करिए परचेस में, क्या आएगा? बाय ट्रेडिंग आएगा कि नहीं आएगा? परचेस क्रेडिट है ना बेटा, तो क्रेडिट में अमाउंट बाय ट्रेडिंग, ठीक है, बेस क्लियर है, यस और नो? तो ये 1500 अपने यहाँ लिखा, तो क्या हुआ? क्या हुआ यहाँ? परचेस अकाउंट बैलेंस नील हो गया, अकाउंट क्लोज है कि नहीं? बैंक में मेरा खाता है, मैं खाता बंद करवाऊंगा तो क्या करूँ, क्या होगा मेरा? बैलेंस नील तो करेगा, खाता बंद। तो ये एंट्री आपने जैसे ही पास की, आपके परचेस अकाउंट का बैलेंस हो गया 0। बट इस एंट्री के माध्यम से ये पैसा ट्रांसफ़र होके यहाँ चलेगा, ऐसे सारे खाते हैं। तो एक्सपेंसेस के खाते, परचेस, सेल, ये खाते इन एंट्रियों के माध्यम से बैलेंस 0 हो गए, अकाउंट क्लोज हो गए। तो परचेस, सेल, ओपनिंग, क्लोजिंग, डायरेक्ट एक्सपेंसेस चले गए ट्रेडिंग में इस एंट्री के माध्यम से, इनके बैलेंस 0 हो गए, अकाउंट क्लोज। अगर क्लोज नहीं होते, बैलेंस रहता तो ये तो बैलेंस शीट में जाना चाहिए था। बैलेंस में वो अकाउंट गए हैं जिनके बैलेंस नील नहीं है, इसलिए उसका नाम ही है बैलेंसेस की शीट। समझ रहे बेटा? वो बैलेंसेस की शीट है, वो बैलेंस कंटिन्यू रहेंगे हमेशा। 31 मार्च को इस साल के बैलेंस थे, जो अगले साल ओपनिंग 1 अप्रैल से जब नया खाता चालू करेंगे वहाँ ओपनिंग मिलेंगे और आप उनके साथ लेन देन कंटिन्यू करेंगे। जैसे बैंक बैलेंस, तो जो बैंक में आपका 31 को बैलेंस है, अप्रैल को वही बैलेंस से तो चालू होगा ना, कि वो 0 कर देंगे, पैसा गया हमारा। डेबिटर से इतना पैसा लेना है बैलेंस, और डेबिटर हमारी बैलेंस शीट का वेट थोड़ी करेंगे। हम सबको बोलेंगे कि डेबिटर भाइयों, 31 तारीख को मेरे खाते बंद है, जितने पहले पेमेंट भेजाओ साले 0 करो मेरे को खाते बंद करने, और क्रेडिटर को मैं भेजूंगा और लोन भी पूरा चुका दूंगा। ऐसा होता है क्या? तो ये वो बैलेंसेस है जो 31 मार्च का वेट नहीं करते हैं, वो अपने हिसाब से चलते रहते हैं। आपको खाते के हिसाब से वो बैलेंस शीट में 31 तारीख के दिन रखने हैं, इनके बैलेंस हमके डेबिट हैं, इनके बैलेंस क्रेडिट हैं। अभी अगले साल फिर से ओपनिंग बनेंगे और उनके साथ फिर आगे की जर्नी अगले साल की चालू हो जाएगी। और इनके बैलेंस हमने 0 कर दिए, इनको परचेस, सेल, डायरेक्ट एक्सपेंसेस को ट्रेडिंग में ले गए, ऐसे ही एक्सपेंसेस इनडायरेक्ट को प्रॉफिट लॉस में ले जाइए। P&L अकाउंट डेबिट टू इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस, ठीक है, प्रॉफिट लॉस डेबिट टू सैलरी, टू इलेक्ट्रिसिटी बिल, सारे एक्सपेंसेस यहाँ आ जाएंगे। तो ये क्या हो गया, ऐसी पोस्टिंग हो जाएगी।
तो एक्सपेंसेस को भी इधर एंट्री करते हो, ठीक है। जैसे सैलरी की बात करें, एग्जांपल दें, सैलरी 1/4 को 10,000, 1/5 को 10,000, ऐसा साल भर सैलरी देते रहोगे यार मंथली, तो ये 20,000 हो गई। तो यहाँ ये जो एंट्री मारी आपने बाय P&L अकाउंट, तो सैलरी का बैलेंस हो गया 0। ये P&L के माध्यम से एंट्री P&L में चला गया, इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस, ये हो गया 0, अकाउंट क्लोज, सारे एक्सपेंसेस अकाउंट क्लोज। यस और नो? क्लियर है? बिल्कुल सिंपल है। हो रहा है क्लोज कि नहीं? तो अब जो यहाँ जीपी मिला वो प्रॉफिट लॉस में कैसे आया, तो उसकी भी जर्नल एंट्री है। जर्नल एंट्री क्या है? जीपी रहेगा डेबिट बैलेंस, तो ट्रेडिंग अकाउंट DR टू P&L। जो हमने प्रॉफिट लॉस में यहाँ जीपी लिखा था ना, CD से BD, ये उसकी जर्नल एंट्री है, ट्रांसफ़र की, बैलेंस ट्रांसफ़र की, ग्रॉस प्रॉफिट। ट्रेडिंग अकाउंट डेबिट टू प्रॉफिट लॉस अकाउंट, लॉस होगा तो प्रॉफिट लॉस अकाउंट डेबिट टू ट्रेडिंग अकाउंट। ऐसे नेट प्रॉफिट कहाँ गया था? कैपिटल में गया था, है ना। तो P&L अकाउंट, वहाँ क्रेडिट बैलेंस था, प्रॉफिट लॉस में प्रॉफिट क्रेडिट था, तो उसको डेबिट कर रहे हैं, तो 0 हो गया बैलेंस प्रॉफिट लॉस। जैसे यहाँ ये हो रहा है 0 टू कैपिटल अकाउंट, और नेट लॉस होगा तो ये उल्टा हो जाएगा, कैपिटल से डेबिट होगा घटेगा, कैपिटल में प्लस हो रहा है, कैपिटल प्रॉफिट लॉस जा रहा है ना, तो प्लस होगा ना बेटा। सेम साइड रहेगा तो प्लस होगा, अपोजिट रहेगा तो माइनस होगा। यहाँ लेजर पोस्टिंग होगी कि नहीं होगी वहाँ, तो जुड़ रहा है। तो बैलेंस शीट में हमने लिखा था ना, कैपिटल प्लस प्रॉफिट, वो यही है। ये सब क्लोजिंग एंट्री है, माइनस ड्राइंग, ड्राइंग माइनस होता है ना, तो ड्राइंग की क्लोजिंग एंट्री क्या होगी? ड्राइंग नॉर्मली डेबिट रहता है, ठीक है। तो कैपिटल टू ड्राइंग कर दोगे तो क्या हो जाएगा? ड्राइंग में बाय कैपिटल आ जाएगा, ड्राइंग अकाउंट 0 हो जाएगा, और ये उसके लेजर में चला जाएगा, तो माइनस हो गया, वो कि नहीं? बेस पकड़ो, फिर बाकी प्रैक्टिस से क्लियर होगा। अभी कंसेप्ट पकड़ो, अभी ये सारी चीज़ें एक एक चीज़ एग्जाम्पल से अपने को प्रैक्टिस करनी है, पहले बुक से, फिर टेली में, फिर प्रैक्टिकल। क्लोजिंग क्लियर है ना। अब ओपनिंग की बात करें, बैलेंस शीट को आप उठाएंगे, जब ओपनिंग एंट्री 1 अप्रैल को मारनी है ना, तो बैलेंस शीट को सामने रखेंगे आप, ठीक है। तो जैसे कैश अकाउंट है, ठीक है, तो बैलेंस शीट में असेट साइड है यानी डेबिट बैलेंस है, तो वही है, टू बैलेंस BD ओपनिंग बैलेंस है, यहाँ लिखेंगे, सब में ऐसे ही लिखेंगे, डेबिट बैलेंस है तो टू बैलेंस BD, और जैसे सन्ड्री क्रेडिटर है बाय बैलेंस BD 1/4 बैलेंस BD, क्रेडिट बैलेंस को बाय बैलेंस BD यहाँ लिखेंगे। ये बैलेंस शीट के बेस पे लिखेंगे ना, 1 अप्रैल की एंट्रियाँ मारेंगे आपस। तो ये बैलेंस शीट के बेस पे ये 1/4 को ओपनिंग बैलेंस हुए, और ट्रेडिंग अकाउंट डेबिट टू प्रॉफिट लॉस अकाउंट डेबिट टू क्लोजिंग एंट्री हुई। आ रहा है ख्याल में? अब एग्जाम्पल से इसको प्रैक्टिस भी करेंगे। अभी तो मैंने बोला और आपने सुना है ना। अभी तो लेक्चर था, ये कंसेप्ट था, फंडामेंटल था, बट इसका अभ्यास करेंगे तो आपका अनुभव बनेगा, फिर केस स्टडी और प्रैक्टिकल मटेरियल पे काम करेंगे तो आपका एक्सपीरियंस बनेगा। ठीक है, अब हम 80% जोन में आ गए, मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ। यहाँ समझना ज़्यादा है और लिखना पढ़ना कंपेयर देन काम करना, रिकॉर्ड करना कम है। लेकिन ये तभी संभव है जब ये जो हमने किया है 80% 20, अभी तक 20-80 में थे, अब 80-20 में आना है। हमने ग्राउंड फ्लोर बनाया है, अब फर्स्ट फ्लोर बनाना है, उसको सजाना है, संवारना है,
एज ए कैरियर, एज ए अकाउंटेंट। तो अब आप एंट्री भी करेंगे ना, तो एज ए अकाउंटेंट एंट्री करेंगे। अभी तक एंट्री एज ए ऑपरेटर कर रहे थे आप। अब उसका ग्रुप भी समझेंगे, आपको परचेस की एंट्री करते साथ ही दिखेगा ये तो ट्रेडिंग में जाएगा। तो आगे चल के आपको ये भी पता रहेगा कि वहाँ जाके क्या इफेक्ट मारेगा, हमारे ग्रॉस प्रॉफिट को कैसे इफेक्ट करेगा, करेगा कि नहीं, पता चलेगा कि नहीं चलेगा। तो चीज़ वही है, लेकिन अंदर समझ। भाई एक्सरे कंपाउंडर भी निकालता है, नर्स भी निकालती है, लेकिन डॉक्टर जब ऐसे देखता है तो उसको पूरा आर पार दिख जाता है। डिफरेंस समझ में आ रहा है? 80-20, 80-20 ठीक है। तो अभी एक और वर्ड आता है यहाँ पर, ऑडिट। ऑडिट से क्या समझते हैं? ऑडिट सुना है ना? तो अकाउंटेंट को ऑडिट तैयार करनी पड़ती है। अगर आपका टर्नओवर 2 करोड़, एनुअल टर्नओवर 2 करोड़ से ज़्यादा है, तो आपको सीए से आपके खाते को ऑडिट कराना पड़ेगा। और उससे कम है तो सेल्फ असेसमेंट। तो बनाना यही है, ट्रेडिंग प्रॉफिट लॉस बैलेंस शीट। अब सीए उसको वेरीफाई करेगा। सीए जो है आपकी इस पूरी वर्किंग का पोस्टमार्टम करेगा, उसको बोलते हैं ऑडिट। ऑडिट का हिंदी शाब्दिक अर्थ है अंकेक्षण, अंकों का परीक्षण। ठीक है। तो जैसे बैलेंस शीट बनी है आपकी, ठीक है, तो सीए एक एक एंट्री में जाके इसको देखेगा, चेक करेगा एंट्री आपने सही ली है कि नहीं ली, कैलकुलेशन सही कि नहीं है, आपने ग्रुप सही दिए कि नहीं दिए। ठीक है। बैंक स्टेटमेंट का जो बैलेंस दिखाया तो बैंक स्टेटमेंट हार्ड कॉपी मांगेगा, मैच कराओ। डेबिटर क्रेडिट सही है कि नहीं है। इस दौरान आपने जीएसटी और इनकम टैक्स और टीडीएस के नियमों का पालन किया है कि नहीं किया है, उनके मंथली रिटर्न टाइम पे डाले हैं कि नहीं डाले हैं, आपकी ओपनिंग सही है कि नहीं है। सबसे पहले तो ओपनिंग से स्टार्ट करेगा, बैलेंस शीट उठाएगा, ओपनिंग चेक करेगा। ये जो लास्ट ईयर की बैलेंस शीट है वही ओपनिंग डले हैं। फिर जो एंट्री किए हैं वो जीएसटी पे 2B से परचेस एंट्री चेक करेगा, R1 से सेल 1 वेरीफाई करवाओ, वेरीफाई कराओ। जो आपने चालान पेमेंट दिखाया है जीएसटी वगैरह के, चालान से वेरीफाई कराओ, पोर्टल के चालान डाउनलोड करो, दिखाओ चालान। डॉक्यूमेंट्री, कैलकुलेशन, एंट्री और मैंडेटरी, कंप्लायंस, ये सारे वर्ड यूज़ होते हैं। सब वेरीफाई करेगा। करवाएगा कौन? अकाउंटेंट बैठेगा, सीए चेक करेगा, सवाल जवाब करेगा। तो अकाउंटेंट को उसका जवाब देना पड़ेगा, क्योंकि एंट्री उसी ने करी है। तो सवाल जवाब डाउट कौन क्लियर करेगा? अकाउंटेंट। वही जवाब देगा आपने क्यों ली, कैसे ली। तो ड्यूरिंग द ईयर जब मैं काम कर रहा हूँ एज ए अकाउंटेंट और मुझे कोई डाउट होता है तो मैं उसी समय सीए से बात करूँगा कि सर ये इसमें ये कन्फ्यूज़न है, ये दिक्कत है, इसको कैसे दिखाऊँ, उससे वेरीफाई कर रहा हूँ। और वहाँ मैंने समझा, मुझे लगा, मैंने सोचा करके ऑडिट में जाऊँगा तो मैं फंसूँगा, जवाब नहीं दे पाऊँगा मैं। तो उस लेवल पे उसका कोई जवाब नहीं है। मैंने सोचा, मेरे को लगा, मैंने कर दिया, तो तू निपट गया। जितना श्योर हो, एक्सपीरियंस है, उतना ही करो, अदरवाइज सीनियर से पूछो, सीए से सलाह लो। आप जूनियर हो तो सीनियर से सलाह करो, डाउट लो, उसको क्लियर करो। और अगर सीनियर अकाउंटेंट तो सीए से बात करो, वो आपका कंसल्टेंट है, वो आपका मार्गदर्शक है, वो एक्सपर्ट है। क्योंकि अभी नहीं पूछोगे तो ऑडिट में आप फंसोगे, वहाँ आपको जवाब देना पड़ेगा, तो पहले ही क्लियर कर लो ना भाई। तो ये फाइनेंशियल अकाउंटिंग है, बुक कीपिंग एंड अकाउंटेंसी, जो हर बिजनेसमैन को, हर उस ऑर्गेनाइजेशन को कंपलसरी है करना। जैसे पहली से 10वीं तक हर सब्जेक्ट, हर स्टूडेंट को पढ़ना कंपलसरी है। उसके बाद जो कास्ट अकाउंटिंग है और कंपनी अकाउंटिंग है वो ऑप्शनल है, वो एरिया ऑफ स्पेशलाइजेशन है। कास्ट अकाउंटिंग मैन्युफैक्चरिंग में यूज़ होता है, कंपनी अकाउंट फिर हाई लेवल पे यूज़ होता है, फिर मैनेजमेंट अकाउंटिंग भी होता है। बट ये बेसिक है, हर किसी को बनाना ज़रूरी है। और टर्नओवर कम है तो सेल्फ असेसमेंट बनाना ही पड़ेगा, उसमें सीए आपका पोस्टमार्टम नहीं करेगा, बट बनेगा ऐसे ऊपरी ऊपरी तौर पे देखेगा, वो एक एक चीज़ के अंदर नहीं जाएगा। वो अकाउंटेंट को अपने
रिस्क पे, अपने जिम्मेदारी पे फाइनल बनाना होता है, लेकिन प्रोसेस दोनों का बेसिकली सेम है। कितनी भी सावधानी रखो, सीए कुछ ना कुछ गलती, कुछ ना कुछ कमी, कुछ ना कुछ डिफरेंस निकाल ही देता है। ये प्रैक्टिकल तय है, कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ कमी रह जाती है, और उनका काम ही वही है। हम तो 2 फाइलें या 3 फाइलें जहाँ जिसका काम करते हैं उसी को फेस करते हैं, 10 फाइलें। सीए के सामने तो 500 और 1000 फाइलें हैं, रोज़ 10 फाइलें को निपटाता है वो, तो उसको पता है कौन सी चीज़ कहाँ और कैसे हिट करनी है। तो दिस इज़ ऑल अबाउट एवरी एस्पेक्ट्स को मैंने बहुत ही प्राइमरी मैंने कवर किया है कि नहीं। कोर्स के पॉइंट ऑफ से आपको इतना ही मिलेगा। ये ट्रेडिंग अकाउंट का फॉर्मेट है, ये प्रॉफिट का है, बनाओ, टोटल कराओ, बैलेंस शीट आ जाएगी, छुट्टी पाए। 11th वाले भी यही करते हैं, ट्रेडिंग प्रॉफिट लॉस बना लेते हैं, लेकिन उनके पास ये ओवरऑल प्रैक्टिकल व्यू, इंटीग्रेटेड अप्रोच नहीं आ पाती। लेकिन हम 11th-12th वालों को ये करवा रहे हैं, इस फॉर्मेट में हम 11th-12th वालों को भी ट्रेंड कर रहे हैं कि वो 12th निकलते साथ ही एक अकाउंटेंट का माइंडसेट लेकर निकले, टैली पे उनका हाथ साफ रहे, पकड़ रहे, चाहे तो वो अब डिसीजन लें सीए करना है, क्योंकि इस अप्रोच से अगर हम प्रैक्टिस करवाएंगे तो 90+ उनके मार्क्स आने वाले हैं, ये तय है। तो उनका कॉन्फिडेंस जो बूस्ट होगा तो प्रोफेशनल कोर्स में जाने की हिम्मत करेंगे, अपने आगे चल के अपना बिजनेस का अकाउंट खुद बनाएंगे, और बीकॉम करने के बाद वापस नहीं लौटेंगे, आगे ही बढ़ेंगे। क्योंकि हर व्यक्ति 8 से 10 घंटे रोज़ फाइनेंशियल एक्टिविटीज़ में दे रहा है, तो उसको फाइनेंशियल अकाउंटिंग आनी ही चाहिए, फिर वो काम खुद करे या किसी से करवाए। अगर बिजनेसमैन को भी ये चीज़ आनी चाहिए, अकाउंटेंट से काम करेगा तो कम से कम सुपरवाइज़ कर पाएगा कि मेरा अकाउंटेंट क्या काम कर रहा है, मेरा सीए क्या कर रहा है। तो अभी प्रेजेंट सीनियर में जीएसटी आने के बाद ये चीज़ें सबको कंपलसरी हो गई है। बिजनेसमैन बहुत परेशान है जिनको अकाउंट का नॉलेज नहीं है। तो अब स्कोप धीरे धीरे इसका बढ़ता चला जा रहा है। पहले अकाउंटेंट बोलते थे, अब जीएसटी अकाउंटेंट बोलते हैं। पहले बात करता है जीएसटी आता है भैया, जीएसटी आना चाहिए, फिर बात कर मेरे से। एंट्री तो कोई भी कर लेगा, जीएसटी पोर्टल ये वो सब कुछ कर लेता है क्या? अगर अच्छे करियर की, सम्मानजनक करियर की बात करें, काम चलाओ तो फिर कुछ भी होता है, उसका तो कोई बात ही नहीं है फिर। इज दैट क्लियर? ठीक है।